दक्ष के बाहर जाने के बाद सभी लोगों को बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और फिर कुछ देर के बाद दक्ष दुकान के अंदर आ जाता है और फिर अंश और यश को देखते हुए कहता है, आप दोनों समीरा के चाचा हैं, इसलिए मैंने आप दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आपके सैनिकों को पीटा, वरना आप भी उनके साथ अभी बाहर दर्द से जमीन पे पड़े होते। इतना कहने के बाद दक्ष समीरा के हाथ से सभी किताबें ले लेता है और फिर दक्ष समीरा का एक हाथ पकड़कर उसे दुकान से बाहर ले जा लेता है। दक्ष ने जब समीरा का हाथ पकड़ा तो कबीर गुस्से से आग बबूला हो रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वहां पर दीनानाथ था जिसने उनके तलवारों को लकड़ी के जैसे तोड़ दिया था। और फिर यश और अंश भी तो कुछ नहीं कह रहे थे, तो उनकी क्या मजाल। दक्ष और समीरा के जाने के बाद यश सभी को लेकर दुकान से निकल जाते हैं और फिर अंश यश को इशारा करता है कि सैनिकों की एक टुकड़ी माउंटेन सिटी के बाहर तैनात कर दो। यश वैसा ही करता है जैसा अंश उसे करने को कहता है। दुकान के अंदर दुकान की मालकिन दीनानाथ को देखते हुए कहती है, आज ऐसा क्या हो गया कि आपको मेरे इस जादुई दुकान में आना पड़ा, लगता है आपको उस लड़के में दिलचस्पी है। दीनानाथ हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुमने उसमें कुछ खास देखा क्या। दुकान की मालकिन कहती है, हाँ, मगर मुझे वह लड़का कुछ अजीब है। इसके बाद दीनानाथ दुकान की मालिकन को देखते हुए कहता है, मेरे साथ माउंटेन सिटी के गेट पर चलोगी, वहां पर एक मजेदार मुकाबला होने वाला है। इसके बाद दोनों दुकान से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों माउंटेन सिटी के गेट से बाहर आ जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वह दोनों पेड़ साथ मिल जाते हैं, जैसे वह उस पेड़ के हिस्से हो जिनका पता कोई भी नहीं लगा सकता है। दीनानाथ और वह दुकान की मालकिन गेट के सामने देखते हैं कि कुछ ही देर में गेट के सामने बहुत से सैनिक खड़े हो जाते हैं, जिनकी संख्या कम से कम 100 होगी। यह देखकर दीनानाथ के साथ की औरत की आवाज आती है, इन लोगों ने सिर्फ 100 सैनिकों को ही बुलाया है लड़ने के लिए, तभी अंदर से 100 सैनिक और आते हैं और अब उनकी संख्या 200 हो गई है और उन सब के सामने अंश, यश, कबीर और श्याम भखड़े हुए हैं। बात रहे चांदनी और समर्थ की, तो वह दोनों गेट के साइड में खड़े हुए हैं सभी से दूरी बनाकर, और सभी लोग दक्ष और समीरा के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी कुछ देर के बाद समीरा घोड़े पर बैठकर बाहर आती है और दक्ष घोड़े के साथ चल रहा है और घोड़े की लगाम को पकड़े हुए है, लेकिन वह दोनों गेट से बाहर आने के बाद रुक जाते हैं और अपने सामने खड़े 200 लोगों को देखने लगते हैं और उनके अंश, यश, कबीर और श्याम भी खड़े हुए हैं। दक्ष फिर सभी को देखते हुए कहता है, रास्ता छोड़िए, हमें यहाँ से जाना है। कबीर गुस्से से देखते हुए दक्ष से कहता है, अब देखता हूँ तू यहाँ से कैसे जाता है, तुझे क्या लगा तू मुझ पर हाथ उठाएगा और मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। इसके बाद फिर अंश कहता है, जब ही मैंने दीनानाथ जी के वजह से तुम दोनों को जाने दिया, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं है। समीरा, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, इसके बाद शायद हम इस लड़के को भी यहाँ से जाने दे। लेकिन समीरा अंश की एक भी बात नहीं मानती है। समीरा को अपनी बात ना मानते हुए देख फिर अंश दक्ष को देखते हुए कहता है, तुमने जिन्हें पहले पीटा वह सिर्फ 7वें स्तर के योद्धा थे, इसलिए तुम उनसे निपटने में कामयाब हो गए, लेकिन यह सभी 10वें स्तर के श्रेष्ठ योद्धा है, वो भी 200 की तादाद में, अब इनसे कैसे लड़ोगे। दक्ष शांत आवाज में कहता है, हमारी आप सब से कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जाने दीजिए। समीरा भी दक्ष की बातों में हामी करती है। इसके बाद अंश अपने सभी सैनिकों की तरफ देखता है और सामने के 5 सैनिकों को आदेश देता है कि वह दक्ष को जान
से मार दे। जिसके बाद 5 सैनिक दक्ष की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वह सब दक्ष के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर घोड़ों के कदमों की आवाजें आने लगती है। जिसके बाद सभी उसी तरफ देखने लगते हैं और सभी को 15-20 घोड़ों का समूह जिनमें कवच पहने लोग बैठे हुए हैं जो माउंटेन सिटी के गेट की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक बग्घी भी है जिसके अंदर कोई बैठा हुआ है। घोड़ों के उस समूह को देखते हुए अंश कहता है, समीरा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देख रही हो ना, उन घोड़ों में जो लोग बैठे हुए हैं वह माउंटेन सिटी के योद्धा है और वह सभी शूरवीर योद्धा है, वो भी 20। अब कैसे यहाँ से जाओगे? समीरा उन सभी को देखते हुए मन में कहती है, दक्ष इन सभी से नहीं लड़ सकता है, बेवजह ही दक्ष की जान जा सकती है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। समीरा यह सब सोच ही रही थी, तब तक वह बग्घी गेट के पास आकर रुक गई और उससे एक लड़की उतरती है, जिसे देखकर समीरा भी घोड़े से उतर जाती है और दोनों लड़कियां एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि माउंटेन सिटी की राजकुमारी शोभना है, समीरा की बहन अंश की बेटी। इसके बाद समीरा दक्ष को देखती हुई कहती है, दक्ष मैं तुम्हारी मौत की वजह नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ और वापस जाकर सभी को बता देना कि मेरी चिंता ना करे। इतना कहकर वह शोभना का हाथ पकड़ती है और कहती है, चले बहन अंदर। शोभना भी समीरा की तरह ही सुंदर है और सिर्फ शोभना ही एक है जो समीरा को चाहती है, अपना मानती है। शोभना की परिवार में किसी से बात नहीं करती है क्योंकि शोभना की भी शादी उससे बिना पूछे किसी से तय कर दी है, जिस वजह से वह अपने परिवार से और भी ज्यादा नाराज हो गई है। और अभी कुछ दिनों पहले ही उसे यह खबर मिली कि समीरा की भी शादी उसके दादाजी ने मून सिटी के बड़े राजकुमार से तय कर दी है, तो वह अपने अकेडमी से आज माउंटेन सिटी वापस आ गई इसलिए कि वह अपनी बहन समीरा के साथ होने वाली शादी को रुकवा सके। लेकिन उसने यहाँ अपनी बहन समीरा को दक्ष के साथ देख ली और समझ गई कि यहाँ क्या रहा होगा, लेकिन अभी तक उसने दक्ष का चेहरा नहीं देखा है और वह दक्ष को देखकर अलग अलग विचार बनाने लगी, क्योंकि उसने अभी समीरा के मुंह सुना कि वह दक्ष की मौत का कारण नहीं बन सकती है, जिससे वह समझ गई कि दक्ष समीरा के लिए बहुत खास है। इसके बाद समीरा और शोभना वहां से जाने लगे। समीरा और शोभना वहां से जाने लगे कि तभी दक्ष ने समीरा की कलाई पकड़ ली और कहा, हम दोनों यहाँ से जाएंगे और तुम मेरी चिंता मत करो, यह सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुम बस थोड़ी देर यही रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद फिर अंश शूरवीर योद्धाओं को देखते हुए कहता है, तुम सब देख क्या रहे हो, इस लड़के को बंदी बना लो या मार डालो। जिसके जवाब में एक शूरवीर योद्धा कहता है, हम सिर्फ माउंटेन सिटी के लीडर की बात मानते हैं और उनका कहा ही करते हैं, और हमारा काम राजकुमारी को यहाँ तक सही सलामत पहुँचाने का था जो हमने कर दिया। अब हम लीडर के पास जा रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद वह अपने हाथ में एक गोल वास्तु को तोड़ देता है जिससे धुआं हो जाता है और वह सभी वहां से गायब हो जाते हैं। उन लोगों के गायब होते ही यश फिर अपने सैनिकों को कहता है, जान से मार डालो इसे। लेकिन यश की आंत खत्म होने के बाद दक्ष अपने मुंह पर बंधा कपड़ा हटा देता है और उसे घोड़े के ऊपर रख देता है और तलवार को मयान से निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दक्ष का चेहरा देखकर पेड़ के ऊपर छुपकर बैठे दीनानाथ और वह औरत हैरान हो जाते हैं और वह औरत कहती है, लाजवाब क्या बात है, इस लड़के के चेहरे में तो डर का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन इसके अंदर से कोई ऑरा क्यों नहीं निकल रहा है, जैसे योद्धाओं के शरीर से 10वें स्तर का ऑरा निकल रहा है और फिर अंश यश के शरीर से 13वें स्तर का ऑरा निकल रहा है और कबीर शाम्भ के शरीर से 11वें स्तर का ऑरा निकल रहा है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। उस औरत की बात सुनने के बाद दीनानाथ कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे किसी और बात की ही चिंता है। इसके हाथों में जो तलवार है वह अधीर की है, लेकिन इस तलवार में किसी भी तरह की ऊर्जा क्यों नहीं निकल रही है।
और उसने इस तलवार को मयान से कैसे निकाल लिया, इसे सिर्फ वही मयान से निकाल सकता है जिसकी रगों में अधीर का खून दौड़ता हो, जैसे उसकी बेटी और बेटा, लेकिन यह लड़का उनमें से कोई भी नहीं है। तभी वह औरत कहती है, लगता है यह लड़का मरने वाला है, इसके शरीर से तो कोई भी ऑरा नहीं निकल रहा है जिससे हम इसके शक्तियों के स्तर का पता लगा पाए। इसका मतलब तो यह हुआ कि इसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन लड़ने का हुनर जरूर है, तुम बस आगे देखती जाओ होता है क्या, दीनानाथ उस औरत से कहता है। इसके बाद सभी देखते हैं कि दक्ष आगे बढ़ते हुए सभी के हमलों को अपनी तलवार से रोकता है और अपने दूसरे हाथ से वह उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में वार करता है, जिससे वह सभी बेहोश हो जाते हैं, तो किसी का शरीर जमीन पर गिरकर पैरालाइज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वह सभी धीरे धीरे जमीन पर गिरते जाते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान होते जाते हैं। सभी देख सकते हैं कि दक्ष जहां से गुजर रहा है वहां के सैनिक जमीन में बेशुद्ध गिरते जाते हैं और कुछ ही देर में सभी लोग जमीन में बेशुद्ध पड़े होते हैं। इसके बाद दक्ष चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाकर रुक जाती है और फिर अंश, यश, कबीर और शांभ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समीरा दक्ष को ही देख रही है और फिर खुद से ही कहती है, अब मुझे जबरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ेगी। समीरा की बात शोभना भी सुन लेती है और कहती है, आप शायद भूल रही है, अभी पिताजी, चाचा जी, भाई और वो मून सिटी का राजकुमार बचे हुए हैं जिनकी ताकत इन सैनिकों से भी ज्यादा है। वह आपके इस दोस्त को जान से मार सकते हैं। लेकिन समीरा शोभना को देखते हुए कहती है, तुम उसे जानती नहीं हो, ना ही मैं, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, वह सब संभाल लेगा। वैसे बहना, यह आपका दोस्त कौन है और आप इसके साथ माउंटेन सिटी में क्या कर रहे हैं? लगता है आपने अपने लिए किसी को खोज लिया है, शोभना दक्ष को देखते हुए कहती है। समीरा शोभना की बात से थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती है और सामने देखने के लिए इशारा करती है और दोनों सामने देखने लगते हैं। अंश, यश, कबीर और शांभ अपने तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं, जिनसे हरे रंग की एनर्जी निकलती है। यह सब देखकर दक्ष रुक जाता है और 2 कदम पीछे हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का भाव ही दिखाई नहीं दे रहा है। यह देखकर उन सभी को हैरानी होती है कि आखिर यह लड़का किस मिट्टी का बना है, इसे डर ही नहीं लग रहा है। लेकिन वह सब दक्ष की तरफ स्लैश अटैक करते हैं, लेकिन दक्ष दाएं बाएं ऊपर नीचे कूदकर उनके हमलों से बचते रहता है, लेकिन उसे एक भी हमला नहीं लग पाता है, मगर उनमें से कुछ हमले दक्ष के कपड़ों के कुछ हिस्सों को छूकर निकल जाता है, जिस वजह से दक्ष के कपड़ों के कुछ हिस्से कट फट जाते हैं। कुछ देर ऐसा ही चलता रहता है और फिर सभी अपने हमलों को रोक लेते हैं और दक्ष को देखने लगते हैं लेकिन तभी वहां पर एक इंसान दौड़ते हुए आता है और उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। उस इंसान को देखते हुए अंश कहता है, खबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह वही खबरी है जिसे अंश ने माउंटेन विलेज भेजा था। वहां की खबर लाने के लिए कुछ देर पहले खबरी माउंटेन सिटी से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी उसने दक्ष को लादते हुए देख लिया और उसके हाथ में अधीर की तलवार। खबरी जान गया कि यह वही लड़का है जिसने कालिया के 5 सैनिकों को अकेले ही अधमरा कर दिया था। दक्ष को देखकर वह यह लड़ाई रुकवाना चाहता था, लेकिन अंश उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह वह यह खबर देने के लिए तुरंत माउंटेन सिटी के लीडर विक्रांत राणा के पास चला गया और विक्रांत उस समय राजेश महाजन के साथ ही बैठा हुआ था और खबरी ने वहां आकर पूरी बात बता दी, जिस वजह से विक्रांत राणा ने लड़ाई रोकने का आर्डर दे दिया और खबरी यहां पर लड़ाई को रुकवाने के लिए आ गया और आकर सभी से कहता है, लीडर, वह आर्डर है कि यह लड़ाई रुक दो, राजकुमारी समीरा को यहां से जाने दिया जाए और लीडर ने आप सभी को अभी इसी वक्त मीटिंग हॉल में बुलाया है।
खबरी की बात सुनने के बाद सभी लोग दक्ष को गुस्से से देखते हुए वहां से चले जाते हैं। वह सभी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर सिर्फ समीरा, दक्ष और शोभना बस बचते हैं। तभी शोभना कहती है, दीदी आपकी समस्या तो सुलझ गई, लेकिन मेरा क्या? मेरी शादी तो दादाजी कराकर ही रहेंगे। मेरा पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारी शादी रुक सकती है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समीरा शोभना से कहती है। जिसके बाद शोभना कहती है, दीदी बताओ ना, जल्दी बताओ क्या करना होगा मुझे, मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। फिर समीरा कहती है, तुम मेरे साथ माउंटेन विलेज चलो और मेरे साथ और मेरे परिवार के पास रहो, हम सब मिलकर रहेंगे और दक्ष है ना, जो होगा वह संभाल लेगा। और वैसे भी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, और तुम्हारा यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जिसे तुम पसंद करती हो, और माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारा हाल चाल पूछते आऊं। शोभना हिचकिचाते हुए कहती है, क्या यह सही होगा? आपके लिए कोई नई परेशानी ना खड़ी हो जाए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अब तुम ज्यादा सोचो मत और चालो मेरे साथ, माँ तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, समीरा शोभना से कहती है। समीरा के बहुत कहने पर शोभना उसकी बात मान जाती है और दोनों एक ही घोड़े पर बैठ जाते हैं और दक्ष की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद दक्ष कहता है, थोड़ा रुको, मैं एक और घोड़े का इंतजाम करता हूँ। इस घोड़े के ऊपर ज्यादा भार आ चुका है, जिससे इसे चलने में थोड़ी परेशानी होगी। इतना कहने के बाद दक्ष उसी पेड़ की तरफ देखने लगता है जिस पर दीनानाथ और वह औरत छुपे हुए हैं और कहता है, आप दोनों नीचे आएंगे, मैं जानता हूं आप दोनों उस पेड़ के ऊपर है। शोभना और समीरा सोचते हैं कि दक्ष किसे नीचे, पेड़ से नीचे आने को कह रहा है। फिर सभी देखते हैं पेड़ से दो लोग नीचे कूदते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर समीरा कहती है, आप दोनों यहाँ पर छुपे हुए। शोभना भी उन्हें पहचान जाती है। वह औरत दक्ष को देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा ना ही तुम्हारे बारे सुना और तुम्हारे अंदर कोई शक्तियां भी नहीं, फिर भी तुम सबसे लड़कर जीत गए। आखिर यह कैसे हो सकता है? हम सब ने देखा कि तुम कैसे सबसे लड़े और जीते, लेकिन तुम्हारे लड़ने का तरीका बहुत ही अलग है। आखिर इस तकनीक का नाम क्या है? ना ही तुमने खून बहाया, ना ही किसी को जान से मारा। अब दक्ष उन्हें कैसे समझाता कि वह कहां से आया है, कौन है? लेकिन दक्ष ने कहा, मेरा नाम दक्ष है और मैं नहीं जानता हूं मैं यहाँ पर कैसे आया हूं, और इन सब सवालों के जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूं। दक्ष की बात सुनकर समीरा के अलावा सभी को ऐसा लगा कि वह अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहता है, शायद वह अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहता है। इसके बाद दीनानाथ कहता है, तुम तीन हो और घोड़ा सिर्फ एक। इतना कहने के बाद दीनानाथ एक सीटी मारता है, जिसके बाद गेट के अंदर से सुनहरे रंग का घोड़ा आता है। इसके बाद वह औरत भी एक सीटी बजाती है, जिसके बाद आसमान से एक सुनहरा घोड़ा उड़ते हुए नीचे जमीन पर आ जाता है। उन दोनों घोड़ों को देखकर दक्ष उन्हें ही देखने लगता है। दक्ष को इस तरह घोड़ों को घूरते देख समीरा दक्ष के पास आती है और कहती है, तुम इसे इस तरह मत देखो, यह शूरवीर योद्धाओं की सवारी होती है जो सिर्फ शूरवीर योद्धाओं की बात मानते हैं और उन्हीं का कहा सुनते हैं। यह उतने ही ताकतवर होते हैं जितने शूरवीर योद्धा होते हैं। कहे तो यह सुनहरे घोड़े 15वें स्तर का जानवर है जो घोड़ों की तरह दिखते हैं। समीरा की बात सुनने के बाद दक्ष फिर दीनानाथ और उस औरत की तरफ देखने लगता है। इसके बाद दुकान की मालकिन कहती है, हम यह घोड़े समीरा और शोभना के लिए बुलाए हैं ताकि वह दोनों माउंटेन विलेज तक सही सलामत पहुंच सके, और वैसे भी रात होने वाली है और रास्ते में बहुत से जंगली जानवर है। यह घोड़े तुम सबको सही सलामत पहुंचकर वापस आ जाएंगे।
इसके बाद दक्ष उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी समीरा दक्ष की जगह बोल पड़ती है, ठीक है दीनानाथ दादाजी, हम इनमें चलने के लिए तैयार हैं। समीरा ने दीनानाथ को जवाब दे दिया था, जिस वजह से दक्ष ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वह समीरा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों आसमान की सैर करते हुए जाने वाले हो या मेरे साथ जमीन की सैर करते? समीरा कहती है, हम तुम्हारे साथ जमीन से ही जाएंगे। इसके बाद वह तीनों वहां से निकल जाते हैं। उन तीनों को वहां से जाते हुए देख वह औरत दीनानाथ से कहती है, इस लड़के के पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन इसके पास लाजवाब शारीरिक शक्ति है जिससे यह किसी से भी लड़ सकता है। तभी वहां पर एक इंसान आता है जिसके चेहरे पर एक कपड़ा बंधा हुआ है और दीनानाथ के सामने आकर कहता है, मास्टर मुझे अभी अभी एक खबर मिली है कि कालिया इस लड़के को मारना चाहता है, क्योंकि इस लड़के की वजह से उसके 500 सैनिक मारे गए हैं, जिसका सिर्फ यह लड़का ही जिम्मेदार है और कालिया इसे कैसे भी करके जान से मारना चाहता है। उस इंसान की बात सुनकर दीनानाथ हैरान हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और उस पास नजर बनाए रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह औरत कहती है, इस लड़के में कुछ तो बात है, इसके बारे में पता लगाना होगा। इतना कहने के बाद वह औरत फिर अपने मुंह से बांस की आवाज निकालती है, जिससे वहां पर एक बाज आ जाता है, जिसे देखते हुए दीनानाथ कहता है, वाह क्या बात है, तुम्हारे पास 15वें स्तर का बाज भी है। दीनानाथ की बात सुनकर वह औरत स्माइल करती है और उस बाज से कहती है, जाओ और जाकर मेरे बेटे से कहना कि दक्ष नाम के इस लड़के की सारी जानकारी इकट्ठा करे, मुझे इसके बारे में जानना है, हर बात हर चीज सब कुछ जानना है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या मकसद है। उस औरत की बात सुनने के बाद वह बाज वहां से चला जाता है। उस बाज के वहां से जाने के बाद दीनानाथ और वह औरत भी वहां से चले जाते हैं। समीरा, शोभना और दक्ष अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और रात हो चुकी है। दक्ष उन दोनों के सुनहरे घोड़ों के पीछे अपने घोड़े पर बैठकर उनके पीछे पीछे रहा है और उसके सामने शोभना समीरा अपने सुनहरे घोड़ों में बैठकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शोभना पीछे दक्ष की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहती है, आपने मुझे इनके बारे में नहीं बताया, यह कौन है, कहीं आपके और इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? वैसे यह है बहुत बहादुर, आपकी जोड़ी मस्त लगेगी इनके साथ, तो क्या मैं इन्हें जीजू बुलाऊं या फिर भाई बुलाऊं? जिसके बाद समीरा पीछे दक्ष को देखती है और शोभना से कहती है, चुप रहो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और वह तो मुझसे बात तक नहीं करता है, दिन भर दूसरे लोगों के साथ काम करता रहता है और उसके बाद सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है और बाहर नहीं आता है। मुझे तो लगता है यह सिर्फ नाम का दोस्त है मेरा, इसे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना कहने के बाद समीरा चुप हो जाती है। समीरा की बात खत्म होने के बाद पीछे से दक्ष की आवाज आती है, अगर दोस्त ना होता तो तुम अभी माउंटेन सिटी में होती, ना कि यहाँ मेरे साथ, और मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और मैं दोस्ती निभाना जानता हूँ, मरते दम तक दोस्ती निभाऊंगा। दक्ष की बात सुनने के बाद समीरा कहती है, तो हमारे साथ चलो ना, पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, साथ में चलो, हम भी तुम्हारे अपने हैं। बात वो नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं आसपास नजर बनाकर चल रहा हूँ क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा है जब से हम माउंटेन सिटी से निकले हैं। दक्ष समीरा से कहता है। दक्ष की बात सुनने के बाद समीरा और शोभना डर जाते हैं और अपने घोड़ों को रोक लेते हैं और दक्ष भी उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है, चिंता मत करो, यह हमारा दुश्मन नहीं है। इतना कहने के बाद दक्ष एक बड़े से पत्थर की तरफ देखते हुए कहता है, बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम उस पत्थर के पास छुपे हुए हो। दक्ष की बात सुनने के बाद उस पत्थर के पीछे से एक इंसान निकलता है जिसका चेहरा ढका हुआ है और वह इंसान दक्ष और बाकी सभी को देखते हुए कहता है,
मैं यहाँ पर आप सभी की रक्षा के लिए हूँ। मैं आप सभी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं भी माउंटेन विलेज जा रहा हूँ। मुझे मास्टर शेरा को एक खत देना है जो दीनानाथ जी ने मुझे उन तक पहुँचाने को कहा है। उस नाकाबपोश इंसान की बात सुनने के बाद दक्ष हाँ में अपना गर्दन हिलाता है, जिसके बाद फिर सभी तेजी से वहां से जाने लगते हैं और कुछ ही देर में सभी माउंटेन विलेज पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और वह नकाबपोश इंसान शेरा के घर जाता है और शेरा को वह खत दे देता है और शेरा को वह सभी बातें बता देता है जो आज माउंटेन सिटी में हुआ था। उस नकाबपोश इंसान की बातें सुनने के बाद शेरा थोड़ा चिंता में आ जाता है और उस नकाबपोश इंसान को वहां से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद वह नकाबपोश इंसान वहां से चला जाता है। उस इंसान के जाने के बाद शेरा दक्ष के बारे सोचते हुए कहता है, इस लड़के के ऊपर खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो यह लड़का जवानी में ही मारा जाएगा। इसके बाद शेरा फिर सुबह होने का इंतजार करता है और सो जाता है। अगली सुबह शेरा उठकर दक्ष के घर की तरफ जाने लगता है और दक्ष के घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद शेरा देखता है कि दक्ष बहुत सी किताबों के साथ बैठा हुआ है और उन्हें देख रहा है। तभी शेरा दक्ष के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इतनी सारी किताबें क्यों ले आए? कुछ जानना है तो मुझसे जान लेते। शेरा को जवाब देते हुए दक्ष कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ ताकि मुझे भी यह पता लग सके कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है और मेरी माँ। इतना कहकर दक्ष अपनी बात को रोक देता है। दक्ष की बातें सुनकर शेरा उससे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वह दक्ष के जज्बातों को समझ जाता है कि उसे अपनों की याद आ रही है, जिस वजह से वह वहां से चला जाता है। लेकिन वह दक्ष को जाते जाते कहता है कि वह उससे कुछ बातें करना चाहता है। शेरा के जाने के बाद दक्ष फिर उन सभी किताबों को पढ़ने लगता है और कुछ ही देर सभी किताबों को पढ़ डालता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि उसका शरीर अभी भी उसके घर में उसके परिवार के पास है, लेकिन सिर्फ उसकी आत्मा टेलीपोर्ट हुई है और उसकी आत्मा ने उसके लिए एक नया शरीर बना दिया जिसकी शकल सूरत दक्ष की जैसी ही है। दक्ष इस वक्त नाइट प्लेनेट में है, जहां पर बहुत से शक्तिशाली लोग रहते हैं, जिनमें ह्यूमन, डीमन, एनिमल सभी पावरफुल रहते हैं और उनके पास पावर्स भी रहते हैं जो आपस में लड़ते हैं रहते हैं। लेकिन इंसान इस प्लेनेट के अलग अलग हिस्सों में समूह बनाकर रहने लगे और फिर आगे इन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई और खुद के विकास करने लगे। साथ ही इन्होंने शहर गांव बनाए जहां यहां रहने लगे। इन सभी शहरों को चलाने के लिए उस शहर का एक लीडर होता है और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी होते हैं और उस शहर की सेना और योद्धा भी होते हैं, जिन्हें सिटी या शहर का लीडर कंट्रोल करता है। और योद्धाओं को 20 श्रेणियों में बांटा गया है जो उनकी शक्तियों के आधार पर है। इनकी शक्तियों के स्तर को जानने के लिए इन्हें सुप्रीम हॉल में जाकर एक परीक्षा देनी होती है, जिससे इनके शक्तियों स्तर जाना जाता है। पहले श्रेणी से तीसरे श्रेणी के योद्धाओं में वे योद्धा आते हैं जो प्रशिक्षण लेते हैं और फिर चौथे से 9वें स्तर में वे लोग आते हैं जिनके पास खास तरह के हथियार होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह की ऊर्जा निकलती है, जिनका इस्तेमाल सिर्फ उसका मालिक ही कर सकता है। तीसरे स्तर को पार करने के बाद यह हथियार उन्हें खुद ही बनाने होते हैं, वह भी जंगली जानवरों का शिकार करने के बाद मिले उन स्पिरिचुअल्स तो से जो उन जंगली जानवरों के अंदर होते हैं। कम से कम उन्हें 6 स्तर के जानवर का शिकार तो करना ही होता है, या फिर उस स्टोन को खरीदना होता है, या अगर कोई अपनी इच्छा से उन्हें अपनी हथियार दे दे। अगर उस हथियार ने उसे अपना मालिक मान लिया तो ठीक है, नहीं तो वह हथियार वापस अपने पुराने मालिक के पास चला जाता है। 10 से 15वें स्तर में वे योद्धा आते हैं, 9वां स्तर पार कर लेते हैं और उनके पास स्पेशल पावर आ जाते हैं,
जिनमें से कुछ सेनापति बनते हैं तो कुछ सैनिकों की टुकड़ी संभालते हैं तो कुछ लोगों एक समूह होता है जो सिटी के लीडर की निगरानी में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा 15वें स्तर के योद्धा होते हैं जिन्हें शूरवीर योद्धा कहा जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 15वें स्तर को पार कर पाते हैं। जो 15वें स्तर पर होते हैं वह लीडर बनने के काबिल होते हैं और जब सिटी या शहर का लीडर खत्म हो जाता है तो जो कोई भी शहर या सिटी में सबसे ताकतवर होता है उसे लीडर बना दिया जाता है। लेकिन 15वें स्तर के ऊपर के योद्धाओं से कोई भी पंगा नहीं लेता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। दक्ष ने सभी किताबों को पढ़ने के बाद एक तरह अच्छे से जमा कर रख दिया और फिर उसके बाद वह मोर कलम निकालता है जिसे उसने कल खरीदा था। वह एक मोर पंख को उठाता है और घर से निकल जाता है और समीरा का घर की तरफ जाने लगता है। वही समीरा के घर उसकी बहू शोभना अपने गहन उतारकर एनी को दे रही है और कह रही है, माँ इन्हें आप किसी के हाथ माउंटेन सिटी भिजवा देना और उनसे कहलवा देना कि अब अमिन माउंटेन सिटी कभी भी नहीं आऊंगी। जिसके जवाब में एनी हाँ में अपना सर हिला देती है और वह गहने ले लेती है। इसके बाद समीरा शोभना को देखते हुए कहती है, बहन मैं गांव की कुछ लड़कियों के साथ नदी में नहाने के लिए जा रही हूँ। तुम यही घर पर नहाओगी या हमारे साथ नदी चलोगी? क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ नदी में चलूंगी नहाने के लिए। बहुत सालों बाद मुझे आज़ादी मिली है और मैं इसे नहीं खोना चाहती हूँ, शोभना कहती है। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर दक्ष आ जाता है और एनी को बुलाने लगता है। सेकंड लीडर, क्या आप घर पर हैं? मैं दक्ष हूँ, मुझे आपसे कुछ काम है। एनी अंदर के ही कमरे से दक्ष को अंदर बैठने को कहती है। दक्ष को देखकर शोभना भी उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या आप हमारे साथ नदी चलोगे सेफ्टी के लिए ताकि कोई हमें नहाते ना देख पाए? इसलिए शोभना की बात सुनकर दक्ष समीरा की तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं मैं दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नदी की तरफ जाना छोड़ दिया है और तुम्हारी बहन ने मुझे अभी तक उस गलती के लिए माफ नहीं किया है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। मैं घर पर ही नहा लेता है पानी लाकर। दक्ष की बात सुनकर शोभना दक्ष से कहती है, कौन सी गलती है, मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जिसके बाद दक्ष कहता है, दरअसल मैं एक दिन नदी में नहाने के लिए गया था और मैंने वहां पर दक्ष इतना ही कह पाया कि समीरा उसके पास आकर दक्ष के मुंह में अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, इसके आगे कुछ भी नहीं बोलना और ना ही किसी को उस दिन की बात किसी को बताओगे वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। दक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद समीरा दक्ष से कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें उस दिन के लिए माफ करती हूँ क्योंकि उस दिन मैं अकेली थी वहां पर, इसलिए किसी ने हमें एक साथ नहीं देखा और अब मुझे लगता है कि उस दिन वह सब गलती से ही हुआ होगा, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब माँ से जिस काम के लिए आए थे वह कर लो, हम नहाने के लिए जा रहे हैं और नदी की तरफ बिल्कुल भी मत आना। इतना कहकर समीरा शोभना का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से घर के बाहर ले जाते हैं। घर के बाहर आने के बाद शोभना समीरा से पूछती है कि किस बात की माफी दी उसने दक्ष को। समीरा शर्माते हुए कहती है, रात में बताऊंगी, अभी तुम मेरे साथ नदी चलो, फिर हम ट्रेनिंग के लिए पहाड़ी में चलेंगे। ठीक है, शोभना फिर उसकी बात में हामी कर देती है। इसके बाद दोनों नदी की तरफ कुछ लड़कियों के साथ निकल जाते हैं। शोभना और समीरा के जाने के बाद दक्ष एनी से मिलता है और उसे अपने पास बचे कुछ सोने के सिक्कों में से 450 सोने के सिक्के दे देता है और वहां से चला जाता है। एनी ने उससे सोने सिक्के लेने से मना किया था लेकिन दक्ष ने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से एनी को वह सिक्के लेने ही पड़े। इसके बाद दक्ष वहां से निकलने के बाद शेरा से मिलने के लिए चला जाता है। शेरा से मिलने पर शेरा दक्ष से कहता है कि गांव के सभी लोग अपने बच्चों और युवाओं को दक्ष से ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, जिसके जवाब में दक्ष कहता है, आप मुझसे
ज्यादा तजुर्बेदार है, इसलिए आप ही सभी को लड़ना सिखा सकते हैं। मैं तो बस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कलरिप्याट्टू सीखा था और अपने परिवार के रक्षा के लिए जो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। लेकिन आप सब जिस युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वह भी बहुत अच्छी है। अगर आप सभी इसी युद्ध तकनीक में माहिर हो जाए तो आप सभी को कोई भी नहीं हरा सकता है। मैंने लड़ते वक्त यहाँ के सभी सैनिकों में एक बात पर अच्छे से गौर किया कि वह सभी अपनी शक्ति बढ़ाने कमे जोर देते हैं, ना कि अपनी कला में महारत हासिल करने में। मैं आप सभी को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप सभी अपनी शक्ति को बढ़ाने में जोर दें, लेकिन जो सीख रहे हैं उसे अच्छी तरह सीखें ताकि उनमें कोई किसी तरह की कमी ना हो। दक्ष की बात सुनकर समझ जाता है कि दक्ष क्या कहना चाहता है, जिसके बाद शेरा कहता है, क्या तुम इस गांव के सभी स्टूडेंट्स को उनकी ट्रेनिंग में मदद करोगे? तुम्हें बस सबके ऊपर नजर रखना है कि कोई कहीं गलती कर रहा है या नहीं। अगर तुम्हें उनमें कोई गलती नजर आती है उन्हें बस तुम्हें सुधारना है। तुम्हारे साथ वहां और भी बड़े लोग होंगे जो 15वें स्तर के शूरवीर योद्धा होंगे। इसी बहाने तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैंने सुना है तुम गांव में अपने घर के अंदर ही रहा करते हो। पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा अकादमी है जहां पर बहुत से शूरवीर योद्धा और एक 18वें स्तर का एक विद्वान रहता है जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। शेरा की बात सुनने के बाद दक्ष कुछ सोचता है और फिर शेरा से कहता है, ठीक है, कब और कैसे जाना है वहां? अभी कुछ देर के बाद गांव के बड़े लोगों को छोड़कर सभी बच्चे जिनकी उम्र 5 है और सभी युवा जा रहे हैं, जिनके लीडर तुम होंगे। तुम्हें बस उनका नेतृत्व करना है। जो लोग जाएंगे वह सभी वहीं पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तुम भी वहां रहकर उस विद्वान रैंक के योद्धा से कुछ सीख सकते हो। बाकी तुम्हें रोनी बता देगा उस जगह के बारे में। तुम घर जाकर अपना सामान बांध लो और सबके साथ चले जाना। गांव में अब मैं आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ की चिंता मत करना। इसके बाद दक्ष वहां से चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद बहुत लड़के लड़कियां और बच्चे गांव के सामने खड़े थे और उनके सामने 5 शूरवीर योद्धा खड़े थे जिन्हें उस पहाड़ में रहने वाले इंसान ने भेजा था, जो एक विद्वान है। वह 5 शूरवीर योद्धा शेरा के सामने जाते हैं और कहते हैं, मास्टर ने हमें इन सभी को लेने के लिए भेजा है ताकि रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। शेराहा सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पिछली रात ही मुझे उनका संदेशा मिल गया था। अब आप सभी इन्हें लेकर जाइए, लेकिन इन सभी का मैंने नया लीडर बनाया है। उसको थोड़ा अपने मास्टर विक्रम से एक बार मिला देना। उनसे कहना मैंने उनके लिए एक बेहद ही दिलचस्प स्टूडेंट खोजकर भेज रहा हूँ। इसके बाद सभी उन 5 शूरवीर योद्धाओं के साथ चले जाते हैं। जाते वक्त दक्ष समीर और रोनी से उस जगह के बारे में पूछता है कि वह कैसी जगह है। समीर और रोनी बताते हैं, यह पहाड़ियों के ऊपर मौजूद जगह में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जहां सालों पहले एक बहुत ही ताकतवर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम विक्रम था, जो अभी उस जगह के मालिक है, जो एक विद्वान है जो हमारे गांव के सबसे पहले लीडर यानी शेरा के दोस्त है और उनके कहने पर वह हमें लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वह भी फ्री में नहीं। इसके अलावा वह अपने लिए एक उत्तराधिकारी खोज रहे जो उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा सके और इसलिए बहुत से दूसरे सिटी के लोग इनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उनमें से भी यह कुछ को ही चुनते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को अपना स्टूडेंट नहीं माना है। वह अपने शूरवीर योद्धाओं से ही हमें ट्रेन करते हैं। वह कभी भी हमसे मिलने नहीं आते हैं। वह पहाड़ी के ऊपर मौजूद एक गुफा में रहा करते हैं। इसलिए तुम सभी शूरवीर योद्धाओं के मन में अपनी एक अच्छी जगह बना लेना ताकि तुम उनसे मिल सको और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स से मत उलझना है, क्योंकि वह सभी स्टूडेंट्स बड़े बड़े परिवारों और सिटी से आते हैं जिनके परिवार के लोग बहुत ही खतरनाक है।
जो काला भेड़िया दल के लीडर कालिया से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी तरह समीर और रोनी सब कुछ बताते जाते हैं। दक्ष सबके पीछे चल रहा था और आसपास की सभी चीजों को देखते हुए जा रहा था जहां से वह गुजर रहे थे। उस जगह में अगर कोई जंगली जानवर मिल जाता तो वह 5 शूरवीर योद्धा उन्हें आसानी से जान से मार देते और उन्हें अपने हाथ की उंगली में पहने रिंग में डाल लेते हैं। दक्ष ने उनकी रिंग को देखकर मन में कहा, तो ऐसी होती है स्पेस रिंग जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था। लगता है मुझे और भी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। शाम के वक्त सभी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं और सभी को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन दक्ष को मैदान में खड़ा नहीं किया जाता है क्योंकि शूरवीर योद्धाओं को शेरा ने बताया था कि वह वहां पर ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहा है, वह बस वहां पर उन सभी पर नजर बनाए रखने के लिए जा रहा है। दक्ष जहां पर खड़ा था वहां पर कुछ ट्रेनर भी खड़े हुए हैं, जो जिनमें एक दक्ष का हम उम्र इंसान भी खड़ा हुआ है जो उसके साइड में ही खड़ा हुआ है, जो दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम उन सभी के साथ क्यों खड़े नहीं हुए हो? जिसके जवाब में दक्ष कहता है कि वह यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं आया है, वह यहाँ पर अपने गांव के लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए आया है ताकि उनके ऊपर कोई खतरा ना आ सके। लेकिन क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकते हो और यहाँ पर किस किस जगह से स्टूडेंट्स आए हैं? मैं यहाँ पर इस पूरी जगह में नया हूँ। जिसके बाद वह इंसान कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर नए हो, फिर तो तुम्हें यहाँ के कायदे कानून सिखाने होंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ खड़े सभी लोगों के बारे में बताता हूँ जो सबसे आगे खड़े हैं, जिनके सीने पर विक्रम सिटी का बैच लगा हुआ है। वह सभी विक्रम सिटी से आए हुए हैं, जो यहाँ से के मालिक विक्रम वेदी के शहर से है। और जो 2 लड़के सबसे आगे खड़े हैं वह विनय और विक्की है, जो विक्रम वेदी के पोते हैं। और उनके साथ जो शूरवीर योद्धा है खड़े हैं जो अपने चेहरे को ढक के रखे हैं, वह उनके ट्रेनर है अनुज। और फिर जो उनके दाई और खड़े हैं वह लायन सिटी से है। और जो लड़के लड़की आगे अपने ट्रेनर सुखवीर के साथ खड़े हैं वह वहां से राजा के पोते पोती हैं सुक्रांत और सुहाना। इसी तरह वह गोल्डन सिटी, मून सिटी और माउंटेन सिटी के बारे बताता रहता है। सब कुछ जानने के बाद फिर दक्ष उससे पूछता है कि वह कौन है, जिसके बाद फिर वह इंसान कहता है, मेरा नाम अमर है और मैं इस जगह के मालिक विक्रम वेदी का सेवक हूँ और साथ ही इस पूरी जगह का सफाई कर्मचारी भी हूँ। मैं इस अकादमी के मालिक के गुफा के बाहर एक झोपड़ी में रहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझसे आकर मिल सकते हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे बताते हैं। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां के मैदान के ऊपर एक इंसान उड़ते हुए आ जाता है, जिसका ऑरा सबको बहुत खतरनाक महसूस हो रहा था और आकर सबके सामने खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो वहां पर चारों तरफ फैल जाता है, जिस वजह से सभी लोग नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते। लेकिन शूरवीर योद्धा खड़े रहते हैं और साथ ही अम्रदक्ष भी खड़े रहते हैं। यह इंसान विक्रम है। फिर विक्रम सभी को देखते हुए कहता है, मैं तुम सभी के सामने कुछ बोलने जा रहा हूँ और उन सभी बातों को अच्छे से सुन लेना ताकि मुसीबत में ना पड़े। विक्रम कहता है, इस जगह में सिर्फ माउंटेन विलेज के बच्चों को बस ट्रेनिंग दिलवाया करता था, लेकिन इस बार मैंने कुछ परिवर्तन किए हैं क्योंकि मैं अपने लिए एक उत्तराधिकारी खोज रहा हूँ। इसलिए मैंने 5 सिटी के कुछ बच्चों को भी उनके ट्रेनर के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। अब यहाँ पर 6 जगह के बच्चे ट्रेनिंग करेंगे। जो सबसे अंत में जो स्टूडेंट सबसे अच्छा निकलेगा वह मेरा उत्तराधिकारी होगा और मैं आप सभी ट्रेनर्स में से किसी एक भी अपना उत्तराधिकारी चुन सकता हूं। इसके लिए आज से 9 महीने बाद इसके लिए मैं अब सभी की परीक्षा लूंगा, जिसमें से कुछ को मेरे साथ भी लड़ना होगा, जिसके बाद ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। इसलिए सब मन लगाकर अपना अभ्यास करो।
इतना कहने के बाद विक्रम वहां से जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर दक्ष की तरफ चली गई और उसने दक्ष को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मैंने यहाँ मौजूद सभी के बारे पढ़ रखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे किसी ने जानकारी नहीं दी। विक्रम की बात सुनने के बाद सभी दक्ष की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद दक्ष कहता है, मेरा नाम दक्ष है और मैं माउंटेन विलेज के स्टूडेंट्स के साथ आया हूँ। मुझे शेरा जी ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर एक शूरवीर योद्धा जिसने अपना चेहरा ढक रखा है, वह विक्रम के पास जाता है और कहता है, मास्टर, इसे शेरा जी ने भेजा है और आपसे यह कहा है कि वह आपके लिए एक दिलचस्प स्टूडेंट भेज रहा है जो आपको पसंद आएगा। उस इंसान की बात सुनने के बाद विक्रम कहता है, अच्छा तो तुम शेरा के कहने पर यहाँ आए हो। इतना कहने के बाद विक्रम दक्ष को गौर से देखने लगता है और दक्ष के शरीर की जांच करने लगता है, और लेकिन उसे दक्ष के अंदर कोई भी शक्ति महसूस नहीं होती है। जिसके बाद विक्रम दक्ष को देखते हुए मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है? इसके पास कोई भी शक्तियां नहीं है। इसके बाद विक्रम एक नजर अमर को देखते हुए कहता है, इसकी शक्तियों के स्तर का पता लगाओ। इसके बाद अमर मैदान के बीचों बीचों जाता है और सभी को सभी मैदान के किनारे जाने को कहता है। इसके बाद फिर अमर मैदान के बीच में अपना हाथ रखता है, जिसके बाद उस मैदान से एक आवाज निकलती है, शूरवीर योद्धा 16वां स्तर। यह सुनकर विक्रम के अलावा सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग अमर को वहां का सफाई कर्मचारी समझ रहे थे और एक मामूली इंसान, लेकिन अमर तो वहां पर मौजूद विक्रम के बाद सबसे ताकतवर इंसान निकला। अब कोई भी अमर को मामूली इंसान समझने की भूल नहीं करेगा। इसके बाद फिर अमर विक्रम को देखते हुए कहता है, मास्टर, यह अभी भी काम कर रहा है। इसके बाद विक्रम दक्ष को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे स्तर का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। इसका एक ही मतलब हो सकता हो, या तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो या फिर तुम्हारी शक्तियाँ अभी तक जागृत नहीं हुई है। इसलिए तुम वैसा ही करो जैसा अभी अमर ने किया था, ताकि मैं जान सकूं कि तुम स्तर के योद्धा हो। दक्ष फिर मैदान के बीच में चला जाता है और विक्रम को देखते हुए कहता है, क्या अब मैं यहाँ पर अपना हाथ रखूं? विक्रम हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद दक्ष उस मैदान के बीचों बीच जहाँ पर एक सुनहरा निशान दिख रहा था वहाँ पर अपना हाथ रख देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। यह सब देखकर विक्रम सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। कहीं मैदान में जो आत्माएं रहती है वह इस लड़के की शक्तियों का पता नहीं लगा सकते हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उस मैदान से 10 पारदर्शी इंसान निकलते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि उस मैदान में मौजूद आत्माएं हैं, जो निकलते ही दक्ष के चारों तरफ घूमने लगते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग 2 कदम पीछे हट गए थे। इसके बाद तो वहां मौजूद सभी लोग दक्ष के बारे बातें करने लगे। कबीर ने चांदनी को देखते हुए कहा, लगता है इसने इस मैदान की आत्माओं को गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से वह सब बाहर आ गए हैं। यही सब सभी का मानना है, लेकिन माउंटेन विलेज के लोग दक्ष के लिए परेशान हो गए, क्योंकि वह सभी दक्ष को पसंद करते हैं। जब किसी अकादमी में मैदान का निर्माण होता है तब वहां पर शूरवीर योद्धाओं की लाशों को दफनाया जाता है, ताकि उनकी आत्माएं उस जरूरत पड़ने पर अकादमी की रक्षा कर सके। लेकिन इस मैदान में एक महासम्राट की आत्मा भी मौजूद है जो अभी तक बाहर निकली है। वह सभी आत्माएं घूमते घूमते अचानक रुक जाते और एक तरफ आसमान में ठहर जाते हैं। इसके बाद उस मैदान से एक और आत्मा बाहर निकलती है, जिसे सिर्फ शूरवीर योद्धा और उसके ऊपर के योद्धा ही देख सकते हैं। जिसके आने के बाद सभी शूरवीर योद्धा और उसके ऊपर के योद्धा खुद विक्रम वेदी भी अपनी घुटनों में बैठ गए और उस आत्मा के सामने अपने सर झुका लिए। वहां मौजूद बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब यहाँ पर क्या चल रहा है। इन सब में कबीर का बड़ा भाई कार्तिक भी शामिल है, जो एक शूरवीर योद्धा है। वह उस आत्मा को देखकर खुद से कहता
है, यह तो विक्रम वेदी के पिता है, विनायक वेदी की आत्मा है। अच्छा, अब समझा यह विक्रम वेदी इतना ताकतवर कैसे है। उसके पीछे तो इनका हाथ है और इन्होंने ही इस बूढ़े विक्रम को इतना ताकतवर बनने में मदद की है। इसके बाद विक्रम उस आत्मा को देखते हुए कहता है, पिताजी आपको बाहर आना पड़ गया क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं मेरे बच्चे, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वह दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम अपने लिए एक उत्तराधिकारी खोज रहे थे ना, वह अब यहाँ आ चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने खजाने का पता दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद विनायक के माथे से एक रोशनी निकलती है और विक्रम के माथे में चली जाते हैं। इसके बाद विनायक दक्ष को देखते हुए कहता है, यह बच्चा कौन है? यह मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। इसके मैदान में हाथ रखते ही मैदान में रह रहे सभी शूरवीर आत्माओं में डर बैठ गया और वह सब बाहर आ गए। विनायक ने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद शूरवीर योद्धा और उसके ऊपर के सभी योद्धा हैरान हो गए कि दक्ष की वजह से उन सभी आत्माओं को बाहर आना पड़ गया। विनायक की बात 15वें स्तर से नीचे के लोग नहीं सुन सकते हैं, इसलिए वह सर अपने से बड़ों की बात ही सुन पा रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वहां क्या चल रहा है। तभी दक्ष विनायक को देखते हुए कहता है, वरिष्ठ मेरा नाम दक्ष है और मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आप सभी को परेशानी हुई। मैं तो बस यहाँ वही कर रहा था जो मास्टर विक्रम ने मुझे करने को कहा था। अगर मेरे इस मैदान में रहने से आप सभी को परेशानी है तो मैं इस मैदान से चला जाता हूँ। लेकिन विनायक दक्ष को रोकते हुए कहता है, नहीं, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सभी आत्माएं तुम्हारी शक्तियों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। एक बार तो यह सब तुम्हारे मौजूदगी से ही डर गए थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इन सभी को एक विद्वान की ताकत महसूस हुई, लेकिन कुछ ही देर में वह ताकत गायब हो गई और तुम्हारा स्तर अज्ञात हो गया। इसलिए यह सभी तुम्हारे मुकाबला देखकर तुम्हारे स्तर का पता लगाना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? दक्ष कहता है, यह सब जरूरी है क्या? मैं तो बस यहाँ पर अपने लोगों के साथ आया था, उनकी ट्रेनिंग पर नजर रखने के लिए, ना कि ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी शक्तियों का स्तर जानना ही है तो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर अपना हाथ रखता हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष उस मैदान के बीच में अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद मैदान में एक आवाज गूंजती है, शूरवीर योद्धा 15वां स्तर। इस बार सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ मौजूद कोई भी नहीं जानता था कि दक्ष भी एक शूरवीर योद्धा है। अब सब लोगों को यह पता चल गया दक्ष भी एक शूरवीर योद्धा है। इसके बाद फिर विक्रम के पिता विनायक और बाकी के आत्माएं वहां से गायब हो गई, लेकिन उन सभी के गायब होते ही उन सभी को एक बहुत दूर से एक खूंखार राक्षस की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी उस तरफ देखने लगे जिस तरफ यह आवाज आई थी। इसके बाद फिर विक्रम सभी को देखते हुए कहता है, हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, यह आवाज डीमन लैंड से आ रही है और यह वहां के राजा काल की है। वह पिछले 3 महीनों से वहां से ऐसी आवाजें आती ही जा रही है, लगता है उनके लैंड में कुछ गड़बड़ चल रही है। और सुनने में आया है कि वो सभी किसी इंसान की खोज कर रहे हैं, इसलिए कोई भी डीमन लैंड की तरफ नहीं जाएगा, ना ही डीमन लैंड की सीमा तक जाएगा। कुछ लोग डीमन लैंड की सीमा तक गए थे, लेकिन वह सब लापता है। कुछ के तो समा के पास उनके शरीर के बहुत से टुकड़े मिले हैं, जो उन्हीं राक्षसों का काम है। जैसे ही विक्रम अपनी बात खत्म करता है, वैसे ही विक्की बोल बढ़ता है, लेकिन दादा, हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, उस समय कहीं उन राक्षसों ने यहाँ पर हमला कर दिया तो? विक्रम कहता है, मैंने तुम सब के लिए 6 अलग अलग स्थान बनाए हैं जहां पर तुम लोगों को रहना और ट्रेनिंग करना है। और बात रही हमला की, तो तुम्हें उनसे खुद ही निपटना होगा, तभी तुम सब योद्धा बनने के लायक बन सकोगे, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। और याद रहे हैं, यहाँ मैं किसी का संबंधी नहीं हूँ, इसलिए मुझे दादाजी बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि मैं खुद को अब मैं विक्रम सिटी
उसका नहीं मानता हूँ, क्योंकि अब वह विक्रम सिटी वह सिटी नहीं है जिसकी स्थापना मैंने की थी। और हाँ, एक बदलाव और कर रहा हूँ, अब तुम सभी को अगले 9 महीनों तक यहीं पर रहना है। अगर किसी को जाना है तो यहाँ से जा सकता है। अब सब यहाँ से जाओ। अमर, इन सभी को इसकी जगह की जानकारी दे दो। और दक्ष, तुम अमर के साथ रहोगे, क्योंकि तुम माउंटेन सिटी के लोगों के ट्रेनर नहीं हो इसलिए, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ के शूरवीर योद्धाओं से कुछ सीख सकते हो। अगर वह कुछ सिखाना चाहते हैं तो इसके बाद सभी अपने अपने समूहों के साथ अपने अपने आवंटित जगह की तरफ चले गए। और फिर अगली सुबह होते ही उस पहाड़ पर ट्रेनिंग की आवाज आने लगी। सभी ट्रेनर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने लगे थे, लेकिन दक्ष तो सुबह होते ही अमर की कटिया से निकल गया और डीमन लैंड की सीमा की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी अमर उसके सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, दक्ष, तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? मास्टर ने उस तरफ जाने से मन किया है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ना कि इस अकादमी की। दक्ष कहता है, मैं बस दूर से देखूंगा उस पेड़ के ऊपर से। ठीक ही हो, मगर मैं भी जाऊंगा। चलो मैं भी तो देखूं आखिर वहां पर चल क्या रहा है, अमर कहता है। इसके बाद दोनों सीमा से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर दक्ष अपने कपड़ों के अंदर से एक दूरबीन निकालता है और उससे सीमा के अंदर देखने लगता है। अमर भी अपनी स्पेस रिंग से एक बेहतरीन दूरबीन निकालता है और सीमा के अंदर लगता है। वह दोनों देखते हैं सीमा पर 6 बड़े बड़े राक्षस खड़े हैं, जिनके 4 हाथ हैं, जिनमें हथियार है और शरीर पर खून लगा हुआ है, और उनके सर पर 2 सींगे हैं और बड़े बड़े दांत हैं। लेकिन वह दोनों देखते एक छोटे स्तर से गलती से सीमा तक चला गया है, जिसे देखकर उनमें से एक राक्षस तेजी से दौड़कर उस शेर के पास जाता है और उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। यह देखकर अमर कहता है, यह सभी हमसे से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लगता है यह सभी 17वें स्तर के विद्वान योद्धा है। दक्ष, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना अगर इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चला तो यह हमें जान से मार डालेंगे। इसके बाद वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। एक राक्षस दक्ष और अमर की तरफ दूर से ही देखते हुए कहता है, कायर इंसान। इसके बाद वह हंसने लगता है और फिर एक राक्षस से कहता है, चलो अब शेर को खाते हैं, यह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। इसके बाद वह लोग उस शेर को कच्चा ही खाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ दक्ष और अमर अकादमी की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ शूरवीर योद्धा मिल जाते हैं जो उनका रास्ता रोक लेते हैं। उन दोनों अपने साथ लेकर एक जगह लेकर चले जाते हैं जहां पर मास्टर विक्रम पहले से ही मौजूद थे। मास्टर फिर अमर और दक्ष को अपने पास रहने को कहते हैं और बाकी सभी को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद फिर विक्रम दक्ष को देखते हुए कहता है, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और आगे तुम इस जगह और यहाँ की जादुई जड़ी बूटियों को संभालो ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दक्षिणा में अपना सर हिलाते हुए कहता है, माफी चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरा कुछ और ही मकसद है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा और मैं उन सभी से मिलना चाहता हूँ। अगर आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए तो आप अमर अपना उत्तराधिकारी चुनिए। वह ही आपके संपत्ति का असली हकदार है, ना कि मैं। अमर ने आपकी बरसों से सेवा की है बिना किसी स्वार्थ के, और मैं कुछ ही महीनों में यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी तो इतना कहने के बाद दक्ष बिना विक्रम से इजाजत लिए वहां से चला जाता है। फिर विक्रम एक गहरी सांस लेता है और अमर से कहता है, इस लड़के पर नजर रखना, मुझे यह लड़का कुछ अजीब लगता है। पिताजी ने कहा है यह लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। कितना ज्यादा यहाँ नहीं बताया है। विक्रम आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है, मैं अगले कुछ दिनों तक ध्यान में रहूंगा और मैं बहुत जल्द महासम्राट बनने वाला हूँ, इसलिए कोई भी मुझे परेशान ना करे, इस बात का भी ध्यान रखना। इतना कहने के बाद विक्रम वहां से उड़कर चले जाते हैं।
अगले दिन दक्ष माउंटेन सिटी के बच्चों के पास जाता है जिन्हें दो शूरवीर योद्धा ट्रेनिंग दे रहे थे। वह दोनों बच्चों को किस तरह से तलवार से लड़ाई की जाती है और किस तरह बचा जाता है वह बच्चों को बता रहे थे। दक्ष वहां अमर के साथ आया। अमर दोनों ट्रेनर्स से कहता है आप दोनों यहां से जाइए, अब बच्चों को दक्ष ट्रेनिंग देगा। अमर की बात सुनकर एक ट्रेनर कहता है मगर मास्टर विक्रम ने हमें इन बच्चों को ट्रेनिंग देने को कहा है। मैं मास्टर से बात कर लूंगा, आप दोनों चिंता मत करो। इसके बाद वह दोनों ट्रेनर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और फिर सभी बच्चे दक्ष को देखकर खुश हो जाते हैं। सभी समीरा के मुंह से दक्ष के लड़ाई के किस्से सुने हुए थे तो वह सब भी दक्ष की तरह ही बनना चाहते हैं। एक छोटी सी लड़की दक्ष के सामने आ जाती है जिसके हाथ में एक छोटी सी लोहे तलवार थी जिसे पकड़ने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह उसे अपने हाथ में पकड़े हुए है और दक्ष से कहती है मास्टर मुझे आपके जैसा बनना है, मैं भी आपकी तरफ लड़ाई करना चाहती हूँ और अपने गांव को बचाना चाहती हूँ दुश्मनों से। दक्ष उस बच्ची के हाथ से तलवार को ले लेता है और उसे नीचे रख देता और फिर सभी बच्चों से कहता है सभी अपने अपने हथियार नीचे रख दो और सभी एक कतार में खड़े हो जाओ। सभी एक कतार में खड़े हो जाते हैं। फिर दक्ष उन सबके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है हथियार सिर्फ रक्षा के लिए, बेसहारों की मदद और जुर्म के खिलाफ उठने चाहिए, ना कि हुकूमत के लिए। अगर तुम सब दूसरों पर राज करने के लिए हथियार उठाना चाहते हो तो यह गलत है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ दुख, अशांति और गम का कारण ही बनती है। इसलिए जब तक जरूरत ना हो तब तक अपने हथियार मत उठाना और तुम्हारे सामने कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, जरूरत पड़े तो हथियार भी उठा सकते हो। दक्ष की बात सुनकर एक शूरवीर योद्धा अपने साथी से कहता है यह क्या बोल रहा है, इस दुनिया में जिंदा रहना है तो हथियार उठाना ही पड़ता है। अगर हथियार ही नहीं उठाएंगे तो सामने वाला हमें मारकर हमसे सब कुछ छीन लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा योद्धा भी उसकी बातों में हामी करता है। बच्चे दक्ष की हर बात को सुनते हैं और मानते भी हैं। यह सब देखकर अमर दक्ष को बच्चों के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है और वह दोनों शूरवीर योद्धा भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फिर दक्ष सभी को मार्शल आर्ट की कुछ बेसिक चीजें बताता है और करके भी दिखाता है कि किस तरह से उन्हें प्रैक्टिस करना है और बच्चे वैसा ही करते हैं। फिर दक्ष रोज बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता रहता है और एक महीने बाद अचानक सुबह सुबह जब दक्ष को बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहा था तभी वहां पर रोनी भागते हुए आता है और दक्ष से कहता दक्ष जल्दी जल्दी चलो, एक मुशी बात आन पड़ी है। रोनी के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर दक्ष वहां से तुरंत रोनी के साथ निकल जाता है और बच्चों से कहता है कि वह कुछ ही देर में आता है। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।